मदरसों पर नीतीश का इरादा, विस्तार का वादा। मदरसा की भी स्थिति करेंगे, उनका जहां पर भी उसको आगे और बढ़ाना होगा। मदरसों की फिक्र, क्राइम का कहां जिक्र। मदरसा का भी काम शुरू करवाए। अब पढ़ाई का जैसे जो पढ़ाते थे जितना, उससे ज्यादा और सब चीज भी बढ़ाएं। मदरसों के विकास का फसाना, वोट बैंक निशाना। मदरसों का विस्तार, तुष्टीकरण में जुटी सरकार। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, आजकल इनके पास विकास की लिस्ट में मदरसे सबसे ऊपर हैं। अचानक इनकी जुबान पर मदरसा शब्द आने लगा है। मदरसों के विकास की चिंता इन्हें सताने लगी है। कल नीतीश कुमार समाधान यात्रा के तहत सीवान के सोनवर्षा में मौजूद मदरसा अरीबिया नईमिया पहुंचे, जायजा लिया। इस दौरान नीतीश ने कुछ ऐसा कहा जिससे कई सवाल उठ खड़े हुए। मदरसा का भी काम शुरू करवाए। आपको मालूम है कि पहले मदरसा किसी को मिलता था तक, तो हम लोगों ने तो सब कुछ किया और कहा कि मदरसा की भी स्थिति करेंगे, उनका जहां पर भी उसको आगे और बढ़ाना होगा। अब पढ़ाई का जैसे जो पढ़ाते थे जितना, उससे ज्यादा और सब चीज भी बढ़ाएं। नीतीश ने बार बार जिक्र किया कि वो मदरसों का विस्तार करेंगे। मदरसों की उन्हें फिक्र है, मगर बदहाल स्कूलों की बात नहीं की, लचर शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बात नहीं की, क्राइम कंट्रोल करने की बात नहीं की, ना तो मदरसों की बुनियादी कमियों को दूर करने के लिए किसी रोड मैप का जिक्र किया। और यही वजह है कि विपक्ष नीतीश को घेरे हुए है। आप मुख्यमंत्री जी मदरसों की बात सुधारने की कर रहे हैं। संस्कृत विद्यालय में गलती से आप नहीं जाएंगे, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति की मानसिकता आपको कहीं न कहीं जकड़ लेता है पांव को। वो करें, क्या करना है। देखिए, मदरसों के बारे में जो सबसे अच्छा मॉडल है उत्तर प्रदेश का है, उनको उसका अध्ययन कर लेना चाहिए। और अगर वो मदरसों को मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश सबसे उपयुक्त और बहुत ही आदर्श मॉडल है। तो क्या नीतीश के मन में अचानक मदरसे की फिक्र तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से है? क्या नीतीश मदरसों के विस्तार और सुधार की बात के आड़ में विशेष समुदाय के वोट साधना चाहते हैं? और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर धनंजय गिरी जुड़े हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। संगीत रागी है, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उसी के साथ जेडीयू का पक्ष रखने के लिए प्रभात रंजन हमारे साथ जुड़ेंगे। हाफिज गुलाम सरवर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। दुष्यंत नागर राजनीतिक विश्लेषक हैं जो हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। प्रभात रंजन जी, सबसे पहले आप ही का रुख करना चाहती हूँ। ये जो बात नीतीश कुमार की ओर से कही गई है कि मदरसों का विस्तार होगा, काम होगा, हॉस्टल बनेंगे, सारी चीजें की जाएंगी, अब इसको लेकर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये सीधे तौर पर सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति है। क्या कहेंगे आप? देखिए, जहां तक हमारा मानना है कि जब भी सरकार कोई फैसला लेती है तो विपक्ष का एक ही काम होता है, खासकर अगर यह अल्पसंख्यकों के हित में लिया जाए तो। यहाँ अल्पसंख्यक से आशय हमारा सिर्फ मुस्लिम नहीं है, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं। और जहां तक भारत का संविधान कहता है कि कोई भी शिक्षा जो खास करके अल्पसंख्यकों से संबंधित है, और अगर वह वैदिक शिक्षा भी है, आंग्ल शिक्षा को भी पहले अल्पसंख्यक शिक्षा के रूप में मान्यता प्राप्त थी, धीरे धीरे हम लोगों ने इसे खुद के रूप में, खुद के शिक्षा में स्वीकार कर लिया। आज काफी आगे बढ़ चुके हैं हम। तो जहां तक आवाज आ रही है हमारी? बिल्कुल आ रही है। ठीक है। तो यह जो भी शिक्षा की बात हो रही है, यह राइट टू एजुकेशन के तहत ही दिया जा रहा है, और संविधान में जो भी प्रावधान है उसी के तहत दिया जा रहा है। कहीं से अलग से यह नीतीश सरकार का कोई फैसला नहीं है, या किसी के अधिक पक्ष में या किसी के झुकाव में यह फैसला नहीं लिया जा रहा है। अब संख्यक विद्यालय आज नहीं खुला है, वो दशकों पहले खुला है और लोग चल रहे हैं। जब तक आप अपनी पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को नई शिक्षा से और नई तकनीकों से लैस नहीं करेंगे, विकास के पूरे आयाम को आप उन तक नहीं पहुंचा पाएंगे, ना ही उन जनता का लाभ ले पाएंगे। हम सबका योजना क्या है कि देश को एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिणत करने के लिए, तो आपको अपने पूरे जनता, आम आवाम को उस शिक्षा प्रणाली से जोड़ना होगा। हाँ, चलिए, ये अच्छी बात है कि आप आम आवाम की बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप आम आवाम की बात करते हैं तो पूरी आवाम की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस पर बात करना बेहद जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर थोड़ा सा अगर फोकस किया होता तो बिहार से जो खबरें आ रही हैं, जो बिहार की छवि को दूषित कर रही हैं, ऐसा नहीं होता। एक बार डॉक्टर धनंजय गिरी से भी जान लेता हूं कि इस पर वो क्या सोचते हैं। डॉक्टर धनंजय गिरी, इस फैसले पर क्या कहेंगे?
देखिए ऐसा है ना कि न सलमा की चिंता, न सलमान की चिंता, न हिंदू की चिंता, न मुसलमान की चिंता। नीतीश कुमार को अपने सियासत की चिंता है। ये चला चली की बेला है। 17 साल के मुख्यमंत्री हैं, 32 साल का गठजोड़ है। अब जनता सवाल पूछने पर आ गई है। आप मुख्य मुद्दों को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। अपीजमेंट पॉलिटिक्स की मारामारी है कि तुम बड़ा कि हम बड़ा। छोटे दल को सत्ता में रहने के लिए बड़े छल करने पड़ते हैं, और नीतीश कुमार बिहार के सबसे छोटे दल हैं और सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए हैं, तो बड़े बड़े छल करते रहते हैं। आप आरजेडी और जेडीयू में अब खींचातानी हो रही है कि अल्पसंख्यकों का झंडा बरदार बड़ा कौन, तुम कि मैं। तो राजद को मानता है कि मेरे पास इसका लाइसेंस है, तो नीतीश जी उसे एक कदम आगे बढ़ करके अपीजमेंट पॉलिटिक्स के एक कदम बढ़ाते हैं ताकि मैं इसका झंडा बरदार बन जाऊं। अच्छा। ये तमाम चीजें वैसी है। आप देखिए, जहां मोदी जी ने कहा था कि एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान होना चाहिए, मदरसों को नए जमाने के हिसाब से कंप्यूटराइज किया जाए, मजहबी तालीम के साथ साथ तालीमी पर ध्यान दिया जाए ताकि मदरसे से निकल के समाज की खिदमत कर सके। लेकिन यहाँ मामला ये बिल्कुल नहीं है। नीतीश कुमार की क्षुद्र चेतना में सिर्फ और सिर्फ सियासत है, अपीजमेंट। अभी बच्चे जो पढ़ के लिए हैं, जो बीए में कर चुके हैं, जो अभी छात्र। आपकी आवाज यहाँ पर नहीं पहुंच पा रही धनंजय जी, वापस मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ संगीत रागी जी भी जुड़े हुए हैं। संगीत रागी जी, ये कहा जा रहा है यहाँ पर कि बड़े छल किए जा रहे हैं। अब ये कुछ नहीं है, अपीसमेंट पॉलिटिक्स है सीधे तौर पर। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि अभी मौजूदा हालात जो बिहार में है, उस दौरान जब ये खबर आती है तो बार बार बीजेपी का वो बयान कहीं ना कहीं जहन में आता है, जब दोबारा से गठबंधन यहाँ पर नीतीश कुमार ने नया किया था सर, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि तुरंत तुष्टीकरण की राजनीति शुरू की जा चुकी है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने के कारण नीतीश कुमार को लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक उसका जो उनका जो बड़ा एक औजार था वो उनके हाथ से छिटक करके कहीं न कहीं वो वैसी की पार्टी को चला गया है और आरजेडी को चला गया है। तो आने वाले दिनों में आरजेडी की राजनीतिक वजूद और कम न हो जाए और खत्म न हो जाए, तो इसके लिए उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो मुसलमानों को अपनी तरफ आकर्षित करें। और शुद्ध राजनीतिक कारणों से नीतीश कुमार ऐसा कर रहे हैं। अब जरा अंदाजा लगाइए कि पहले से ही मदरसे ऐसे हैं जिसमें 2500 मदरसे ऐसे हैं जिनको सरकार अनुदान नहीं देती है, और हर स्तर पर लेकर के यदि जाएं मदरसों का बिहार में, तो कोई कम से कम 3500 ऐसे मदरसे हैं बिहार में जिनको सरकार से कोई अनुदान ही नहीं मिलता है। रही बात स्कूलों की, बिहार के स्कूलों की दुर्दशा आप जरा देखिए कि वहां पर जो शिक्षक हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे पढ़ाते हैं। 8000 और शिक्षा मित्र करके 8000 और 6000 और 10,000 रुपए उनकी तनख्वाह मिलती है। और उससे आगे आप जाकर के जरा सोचिए, जो 10,000 वाला जो शिक्षक है वो करता क्या है, ये अंदाजा आप लगाएंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। वो कॉन्ट्रैक्ट पे दे देता है, वो अपने बिजनेस करता है, और वो किसी दूसरे गांव में वो जाता ही नहीं है पढ़ाने में। वहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट में 6,000 या 4,000 में देकर के और स्वयं 6,000 अपने जेब में रखता है। अच्छा, इतनी दुर्दशा शिक्षा की कहीं पर नहीं हुई है। बिहार एक समय ऐसा माना जाता था शिक्षा का कुटीर उद्योग है, जहां पर आप कुछ भी नहीं है तो आप बिहार की ट्रेनों में चले जाएं, आप अखबार लेकर के जाएं तो आपकी अखबार जो है कंपार्टमेंट के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक गुजर जाता है। आप साउथ के ट्रेन में नहीं देखेंगे, ये तो देखा है। पढ़ने लिखने की वो परंपरा में बिहार उत्तर प्रदेश का नौजवान रहता है। लेकिन नीतीश कुमार ने पूरा इसे बर्बाद कर दिया है, पूरा खत्म कर दिया है, और अब उनको राजनीतिक अपनी कीमत लग रहा है कि अब राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी इसकी। उन्होंने बिहार को कुछ नहीं दिया, तब अब लेकर के वो फिर से जातीय राजनीति और मुस्लिम राजनीति जिसे गोलबंद करके वो सत्ता में आ सकते हैं। उनको ये भी पता है कि आरजेडी के साथ जाने के बावजूद उनको आरजेडी के साथ टकराव होने वाला है। सत्ता में भागीदारी को लेकर के टकराव होने वाला है, सीटों के बंटवारे को लेकर के टकराव होने वाला है, को साधने के लिए भी टकराव होने वाला है। शायद इसी वजह से ये सब किया भी जा रहा है। नहीं, आमतौर पर ये देखा है कि जब भी नीतीश कुमार फैसला लेते हैं तो चुनावों से ठीक पहले फैसला लेते हैं, लेकिन यहां पर थोड़ा पहले से आगे की सोच के चल रहे हैं। इस पर मैं जान लेता हूं, हाफिज गुलाम सरवर साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। सरवर साहब, नीतीश कुमार की तरफ से ये जो फैसला लिया जा रहा है,
इसके पीछे की आपको क्या लगता है कि मंशा वाकई उनकी उत्थान करने की है, विकास करने की है अल्पसंख्यकों की, या फिर यह सिर्फ तुष्टीकरण है? बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार इस समय देश के सर्वलोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। अच्छा। और उनके कार्यशैली की सदैव सभी वर्गों ने प्रशंसा की है। कोई एक वर्ग की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का संबंध अभी बिगड़ गया है, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं, उनका राजनीतिक विरोध है। जब वो साथ थे तब भी नीतीश कुमार अपने इसी अंदाज से काम करने के लिए जाने जाते हैं, तो तब तो ये तुष्टीकरण नहीं था। अब चूंकि वो संबंध उनसे बिगड़ा हुआ है, हालांकि कब वो भाजपा के लोग नीतीश जी को मना लेंगे इसकी भी कोई गारंटी अभी नहीं है। नहीं, यानी ये जो फैसला ले रहे हैं वो अच्छा है, अच्छा है ना? फैसला अब आप इसको यूं समझिए, अभी 2-3 बातें कहने का मुझे मौका दे देंगे। संगीत रांगी जी ने बहुत गलत डिसीजन दिया है। एक तो संगीत रांगी जी इतने काबिल आदमी हैं, मैं बड़ा आदर करता हूं। बिहार के संबंध में इन्होंने देखिए तालीमी मरकज, पूरे भारत में इस तरह का मॉडल कहीं नहीं मिलेगा आपको। टोला सेवक, पूरे भारत में इस तरह का मॉडल कहीं नहीं मिलेगा आपको। और शिक्षा मित्र के विषय में संगीत रांगी जी ने कहा कि 10,000 8,000 मिलता है, वो भी किसी और को अपनी जगह पर टक्कर चले जाते हैं। बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन। मैं शिक्षक परिवार का हूं, मेरा पूरा परिवार शिक्षक है, उसमें शिक्षा मित्र भी है, शिक्षा मित्र भी है। सरवर जी मैं हस्तक्षेप, क्योंकि आपने मुझे बोल करके हस्तक्षेप किया इसलिए मैं हस्तक्षेप कर रहा हूं। बिहार की जमीनी सच्चाई ऐसा ही है। अपवाद को आप नियम के तौर पर और नियम को अपवाद के तौर पर प्रयुक्त नहीं करें। मूलतः जो ग्रामीण क्षेत्र हैं भारत के, बिहार के, वहां जो शिक्षा अपॉइंट हुए हैं उनकी यही स्थिति है। बिल्कुल गलत खबर है ये, ऐसा कुछ नहीं। दूसरी बात है, 8-10 हजार वाले शिक्षक अब नहीं है बिहार में। बिहार में जो शिक्षा मित्र हैं 3 तरह के हैं, उसमें 30,000 वाले भी है, 20,000 वाले भी है। तालीमी मरकज को अब 12-13 हजार मिल रहा, टोला को 12-13 हजार मिल रहा। न्याय मित्र एक व्यवस्था नहीं। अच्छा, मतलब सरवर साहब इन शॉर्ट सुनिए ना, सरवर साहब इन शॉर्ट ये बात है कि नीतीश कुमार जो फैसला ले रहे हैं उत्थान करने के लिए, जितने भी मदरसे हैं, ये अच्छी बात है। और अगर यहां पर नीतीश कुमार सही है तो फिर योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान ये भी अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं है, फिर यूपी एमपी भी अच्छा काम कर रहे हैं ना, तकनीक से जोड़ रहे हैं मदरसों को। बिल्कुल आधुनिकीकरण की बात अगर कर रहे हैं, शिक्षा के स्तर को अगर ऊंचा कर रहे हैं, और जो पुरानी जो परंपरा है, जो ढांचा है पुराना, जिस पर हमेशा कटाक्ष किया जाता है, आपत्तियां होती हैं, अगर उसको बदला जा रहा चाहे योगी जी। चलिए ठीक है, आप उसको भी सही ठहरा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए सरवर साहब, वापस हम आपके पास लौटेंगे। रागी जी ने भी आपको जवाब दिया, दुष्यंत जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। दुष्यंत जी, ये फैसला बिहार सरकार का वाकई में ऐसा लगता है क्या? क्योंकि बार बार आरोप ये लग रहा है, बार बार ये कहा जा रहा है कि वर्ग विशेष को साधने के प्रयास है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। आपको क्या लग रहा है? देखिए, मदरसों का आधुनिकीकरण, मदरसों में सुधार, ये तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की जब केंद्र में सरकार थी, डॉक्टर मुरली राम मनोहर जोशी साहब मानव संसाधन मंत्री थे, तब से एक शुरुआत की गई है। और देश के किसी भी राज्य में आप देख लीजिए, कर्नाटक में देख लीजिए जहां भाजपा की सरकार है, महाराष्ट्र में जहां भाजपा की सरकार है, यूपी है, हर जगह पे ये तो चल रहा है। और एक शिक्षा नीति है जिसके तहत ये हो रहा है। तो कोई विशेष ऐसा तो डिसीजन लिया नहीं है बिहार की सरकार ने कि हम उन्हें अवसरवादी कह दें, तुष्टीकरण करने वाला कह दें। तो अच्छी बात है, इसको देखने देना चाहिए, चलने देना चाहिए, क्या परिवर्तन हुए, उससे क्या सुधार हुआ, क्या मदरसों की जो शिक्षा है उसकी में कुछ कितना सुधार होता है। उसके बाद अगर कुछ गलत है तो उस पर आलोचना भी होनी चाहिए, आलोचना भी करेंगे। लेकिन आज उन्होंने कोई बात की है और हम अभी 2 घंटे बाद उसकी आलोचना करने लगे, तो मैं समझता हूँ थोड़ा जल्दबाजी है। और वैसे बिहार की जो सरकार है, पहले वो भाजपा के साथ थी, तो वही नियम, वही नीतियां अभी चल रही हैं। तो आज भाजपा अगर सवाल उठा रही है तो ये भी उचित। देखिए, आलोचना यहां पर बिल्कुल नहीं की जा रही है, लेकिन कुछ सवाल हैं। दरअसल इस चर्चा में आने से पहले हमारे ऑफिस में कई लोग ऐसे हैं जो बिहार से जुड़े हैं, तो उनसे जब बात करने की कोशिश की गई, प्रभात रंजन जी
कि इस फैसले पर क्या कहेंगे। तो उन्होंने कहा कि देखिए, सबसे पहले तो 10 से 10 लाख रोजगार की बात की, फिर वो 20 लाख कर दिया गया। कानून व्यवस्था की बात देख ही रहे हैं कि कंबल ओढ़ के बैंकों में घुस जाते हैं, लूट कर जाते हैं, कहीं पर भी खुलेआम फायरिंग की जाती है, बीएसएससी लाठीचार्ज हो रहा है। शिक्षा शिक्षकों के लिए क्या किया, ये बता दीजिए। कुछ बड़े फैसले बता दीजिए कि शिक्षा शिक्षकों के लिए लिए गए हैं। संस्कृत विश्वविद्यालय की बात की गई थी, पीएम मोदी ने कहा था कि विदेशों में जाएंगे यहां से शिक्षक, वहां पर ध्यान दिया नहीं जा रहा। बहुत से मुद्दे हैं लेकिन फोकस यहां पर, और इसीलिए तुष्टीकरण इसे कहा जा रहा है। प्रभात रंजन जी, देखिए, जब मुख्यमंत्री कहां पे गए थे, सीवान गए थे, वहां मदरसे का उन्होंने अवलोकन किया कि किस तरह से शिक्षा प्रणाली यहाँ पे चल रही है। पिछली बार भी इसी तरह की, पिछले साल लगभग लगता है फरवरी के समय में इस तरह के विवाद को उठाया गया था, थोड़ा सा स्वर दिया गया था, बाद में बीजेपी वाले लोग शांत हो गए थे। तब गठबंधन की सरकार चल रही थी हमारी उनके साथ, और बड़े सामंजस्यपूर्ण उन लोगों ने बात को समझा और सुना, कहा कि नहीं, यह निर्णय सही है नीतीश जी का, क्योंकि अल्पसंख्यक वर्ग भी हमारे ही हैं, कहीं बाहर से नहीं है, कहीं दूसरे ग्रह के प्राणी नहीं है। वो हमारे साथ रह रहे हैं, पले बढ़े हैं, साथ खेले कूदे हैं, और उन्हें शिक्षा भी उसी तरह से मिलनी चाहिए जिस तरह से अन्य लोगों को मिल रही है। यहाँ पे भाषा में थोड़ा सा अंतर आ रहा है, वो लिपि अंतर है, उर्दू में वहां पे शिक्षा दी जा रही है। तो क्या पाली भाषा में तकनीक विकसित नहीं हुआ था कभी? क्या मंडारिन भाषा में तकनीकी भाषा का विकास नहीं हुआ है? तो जब हम बात करते हैं अन्य राज्यों की, भारत में ही, कि हम मेडिकल शिक्षा को, चिकित्सा शिक्षा को, चिकित्सा विज्ञान को हिंदी माध्यम में पढ़ाएंगे, तो क्या पूरे देश में कहीं नहीं? लेकिन प्रभात रंजन जी, जब शिक्षक लाठियां खाते हैं, जब विद्यार्थी लाठियां खाते हैं, वहां पर खुलकर इस तरह से साथ नहीं देते, वहां पर खुलकर इस तरह से नहीं बोलते, कानून व्यवस्था पर खुलकर नहीं बोलते, फायरिंग होती है तब खुलकर नहीं बोलते, शराब की भट्टियां, लोगों की जान जाती है तब खुलकर नहीं बोलते, जितने पुरजोर तरीके से मुस्कुराते हुए यहां बोल रहे हैं। वो किस चीज, वो तालमेल नहीं है, संतुलन नहीं है। परिचर्चा है वो किस चीज पर? परिचर्चा अभी आप यह कह रहे हैं ना कि अल्पसंख्यक विद्यालय। सरवर साहब, आपके पास आऊंगा, अभी जेडीयू वालों से बात कर रहा हूं। प्रभात जी, देखिए, बात यह है कि जब बाकी मुद्दों को उठाया जाता है तब भी हमने नीतीश कुमार के रिएक्शन देखे, तब गुस्सा हो जाते हैं। बिल्कुल, विधानसभा में हमने देखा था कितने आक्रोशित हो गए थे वो, जब सामने आए थे, जब शराबबंदी को लेकर, जहरीली शराब से जब लोगों की मौत हो गई थी उसको लेकर बात की गई थी, तब उनके किस तरह के रिएक्शन थे। आप ये बताइए मुझे। यहाँ पर हमारे साथ दुष्यंत जी जुड़े। दुष्यंत जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, देखिए, हाल ही में जो कुर्नी उपचुनाव हुआ उसमें हार हुई थी यहाँ पर, उसके बाद ये कहा गया था नीतीश कुमार की ओर से कि मंथन, चिंतन, मनन सब होना चाहिए पार्टी के अंदर। उसी चिंतन मनन के बाद का तो ये नतीजा नहीं है कि ये सब हो रहा है। देखिए, बिल्कुल आपका, मैं समझता हूं कि इस प्रकार का अनुमान बहुत ही जल्दबाजी है और उचित नहीं है। ठीक है, आप देखिए, सरकार ने सभी वर्गों के लिए कार्य किए हैं, किसान हो, जवान हो, युवाओं के लिए रोजगार हो, हर स्तर पे काम कर रही है। उसी प्रकार से मदरसों के लिए भी काम कर रही है। भाई, तय शिक्षा नीति का ये एक प्रोग्राम है जिसको आगे बढ़ाना राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। और आपने आप अभी कह रहे थे कि भाई नौकरियां नहीं मिली, नौकरियां तो मिल रही हैं, लगातार सरकार भर्तियां निकाल रही है। तो आप सरकार को काम करने दीजिए, अच्छा काम कर रही है। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में नहीं, बिल्कुल, लेकिन सर, लोग जब जनता ये बोलती है कि यहाँ पर एग्जाम लेट हो रहे हैं, रिजल्ट लेट हो रहे हैं, हर चीज यहाँ पर देरी से चल रही है, जो वक्त पर मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, और ऐसे में आप ये बात करते हैं, तो वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आप गलत बोल रहे हैं। डॉक्टर धनंजय गिरी, आपसे बात है। देखिए, अगर अन्य राज्यों से आप तुलना करेंगे तो कितने पेपर लीक बिहार की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, वो उठा रहे मुद्दा, पेपर लीक का मुद्दा उठाते हैं डॉक्टर धनंजय गिरी। अभी वर्तमान परिस्थितियों में जिस तरह से बिहार फंसा हुआ है, आप पेपर लीक का मुद्दा देख लीजिए, पिटते हुए छात्र देख लीजिए, छात्र, नौजवान, किसान, सबकी जो बुरी हालत हुई है, जहरीली शराब से जो मौतें हुई है, बिहार में जो प्रश्न खड़े हुए हैं, जो आम आवाम की, लॉ एंड ऑर्डर की, कानून व्यवस्था की, और तमाम तरह के जो प्रश्न खड़े हुए हैं। लेकिन धनंजय जी, सवाल तो बीजेपी पर भी उठ रहे हैं, उसका भी जवाब दीजिए आप। देखिए, यही बात तो सरवर साहब ने भी उठाई थी, रंजन जी भी कह रहे हैं कि जब आप साथ में थे गठबंधन में तब ये सब कहा था, इसको लेकर भी जवाब दे दीजिए, या आपको सारी कमियां, सारी खामियां, सारे गलत फैसले अभी नजर आ रहे हैं? नहीं, मैं उसका जवाब आपको अभी दे देता हूँ। 17 साल से जब से हम और नीतीश जी गठबंधन में है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, सामान्य प्रशासन और गृह विभाग, ये दोनों उनके पास है। सामान्य प्रशासन जो हो सारे प्रशासनिक पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्तियां करता है, और गृह विभाग के पास कानून व्यवस्था है। तो इन दोनों की जवाबदेही शुरू से उनके पास है। तीसरी शिक्षा विभाग, ये भी शुरू से उन्हीं के पास है। तो इस 17 सालों में इन चीजों का उत्तरदायित्व तो नीतीश जी के पास ही है, और नीतीश जी को इसका जवाब देना है। सरवर साहब को भी इतना पता होना चाहिए।
रही बात, मैं इन्हीं चीजों पर बात कर रहा हूँ कि जब 8 साल के बाद परीक्षा होती है और विद्यार्थी पिटने लगते हैं, जब 9:09 में 12 बजे के परीक्षा का प्रश्न पत्र आउट हो जाता है, जब विद्यार्थियों की लगातार कुटाई होने लगती है और नीतीश जी दूसरे दिन यात्रा पर निकलते उन्हें कहा जाता है कि कल विद्यार्थी पीट दिए गए, कहा हमको तो कुछ पते नहीं है, हमको तो कुछ पते नहीं है। जब आप एक शराब का अवैध धंधा करने वाले पकड़े जाते हैं और कहते हैं कि हमको लेकर चलिए, हम सैकड़ों दुकानें दिखा देंगे और प्रशासन को कुछ पते नहीं है, तो प्रशासन इस तरह से मुख दर्शक बना हुआ है, प्रशासन के नाक के नीचे सब कुछ चल रहा है। ये बेईमानों के ईमानदार मुख्यमंत्री बनने का जो ढोंग नीतीश कुमार कर रहे हैं और अब जिनके गोद में जाकर बैठे हुए हैं, कि जंगल राज के खिलाफ नीतीश जी की पूरी लड़ाई थी, पूरा यूएसपी उनका था कि जंगल राज के खिलाफ लड़े हैं, उस जंगल राज के गोद में जाकर तो अब बिहार में जवाब देना मुश्किल हो रहा है। दूसरा छोटे दल है, 75 दिन आप जवाब दीजिएगा नरेंद्र जी, आपने मुख्यमंत्री क्यों बनाया नीतीश कुमार जी को? आप कुर्सी से हटिए। आज आरजेडी इस बात की लगातार दबाव बनाए हुए नीतीश कुमार को, आप कुर्सी से हटिए, कुर्सी से नहीं हटने के कारण के कि हम नहीं हटना पड़े, इसलिए डॉक्टर गिरी सरवर साहब भी कह रहे हैं कि आपने ही तो चुना। जी नीतीश कुमार जी चुना नहीं चाह रहे थे, इन्होंने जबरदस्ती कहा नहीं माए बात आप ही को मुख्यमंत्री बनना होगा। 75 सीट जनता ने इनको दिया, सबसे बड़ी पार्टी बिहार के ये थे कि चाहते वैकल्पिक व्यवस्था कर सकते थे, खुद का मुख्यमंत्री बना सकते थे, लेकिन तब कहने लगे कि जुबान पर अडिग हूं तो कम से कम मंत्रालय तो आप ले लेते, गिरी वाला ज्वाइंट ऑर्डर सुधार देते आप। ये केवल और केवल वो खिस्तानी बिल्ली खंभा नोचे वाली बात है। देखिए ऐसा है ना कि बिहार में हम लोगों ने बिहार को जंगल राज से बचाए रखने के लिए, उन डरावने दिनों से बचाए रखने के लिए हम लोगों ने सारा जहर पिया। भाजपा के सेके कार्यकर्ता ने जी जान लगा करके जिस जंगल राज से मुक्ति पाई थी, उस बिहार दोबारा उस जंगल राज के आगोश में न चला जाए, इससे बचाने के लिए हम लोगों ने सारा जहर पिया है, सिर्फ की तरह जहर को कंठ में धारण किया। मैं सिर्फ आपके कह देने से, देखिए सर सीधी बात है धनंजय जी, इतना आसान नहीं होगा। मैं ये कहकर तो आप यहाँ पर नहीं बच जाएंगे। देखिए हमारे साथ लगातार खास मेहमान जुड़े हैं, उनका भी हम बाकी रुख कर लेते हैं। संगीत रागी जी एक बात बताइए जरा, आपको क्या लग रहा है, अगर वाकई में जो आरोप विपक्ष की ओर से लगाया जा रहा है तुष्टीकरण की राजनीति है, साधने की कोशिश एक वर्ग विशेष को है, वाकई में ऐसा होता है तो सबसे बड़ी सेंध तो अपने बड़े भाई के वोट बैंक में ही लगाएंगे ना नीतीश कुमार? देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुस्लिम वोटों को लेकर के यदि सेंध लगाएंगे तो ये कोई आरजेडी के लिए कम डिस्कम्फर्ट की बात नहीं है, वो भी उतना ही इससे दुखी हो रहेंगे। अब ये प्रतियोगिता जो है वो 3 लोगों के बीच में है, जेडीयू, आरजेडी और ओवैसी, ये 3 पार्टियां हैं जो मुस्लिम वोटों के लिए आपस में प्रतियोगिता करेंगी आपको बिहार की राजनीति में। और एक सवाल तो वाकई वाजिब बनता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब अलीगढ़ विश्वविद्यालय के कैंपस यदि बिहार में खोल रहे थे तब भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं विरोध किया? प्रयाग विश्वविद्यालय का कैंपस खोला जा सकता था, जो है वो बीएचयू का कैंपस खोला जा सकता था, दिल्ली यूनिवर्सिटी से बात कर सकते थे, खुल सकता था। लेकिन वो जानबूझ करके अलीगढ़ को खोले। और हमें कोई भूलना नहीं चाहिए कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है वह पाकिस्तान की आइडियोलॉजी का केंद्र था, सेपरेटिस्ट मूवमेंट का वो केंद्र था। और जानबूझ करके इससे मुस्लिम वोट बैंक मजबूत होगा। यही कारण है कि सीमांचल हिस्से में नीतीश कुमार ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का कैंपस खोलने का ये किया। इससे बिल्कुल ये सवाल बनता है कि तब भारतीय जनता पार्टी को विरोध करना चाहिए था। मेरा जो अपना आकलन है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने एजेंडे को नीतीश के लिए छोड़ा। जैसे जो बांग्लादेशी मुसलमान आकर के पूरे बिहार की जो सीमांचल एरिया का जो हिस्सा है उसकी पूरी डेमोग्राफी बदल दिया। सिवान हो, आपको अररिया हो, चाहे किशनगंज हो, वो पूरा इलाका एक ऐसा इलाका है जो आज के दिन में सेपरेटिस्ट मूवमेंट का, इस्लामिक रेडिकलिज्म का वो एक ढंग से हब बना हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध नहीं किया। कायदे से उसका विरोध करना चाहिए। तो मैं तो कहता हूं कि सीए की मांग बिहार में होनी चाहिए। बांग्लादेशी घुसपैठियों को जिस प्रकार से बाहर निकालने की बात आसाम में हुई थी,
बंगाल के अंदर किया जा रहा था, वैसे ही मूवमेंट जो है वो बिहार बीजेपी को चलाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से बिहार बीजेपी ने इस क्षेत्र में आंदोलन नहीं चलाया। मुझे लगता है कि बिहार बीजेपी को इस दिशा में कार्य करना चाहिए। हाँ, अच्छा संगीत रागी जी, इस पर बात करें, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, जरा वो बड़ी खबर के बारे में बात कर लेते हैं। मदरसों के विस्तार वाले नीतीश कुमार के वादे को लेकर बिहार की सत्ता में नीतीश के साझेदार दल आरजेडी की प्रतिक्रिया आई और उनके मुताबिक मदरसों का सुधार सरकार की प्राथमिकता है। मदरसों को देखिए डिग्री कॉलेज जैसी सुविधा से लैस करने का सीएम नीतीश का ऐलान मील का पत्थर साबित होगा। ये प्रतिक्रिया आरजेडी की ओर से दी गई है। अल्पसंख्यक बच्चे पढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। नीतीश के मदरसे वाले बयान पर दरअसल आरजेडी ने अपनी ये प्रतिक्रिया यहां पर दी है। मदरसे की मजबूती मुल्क के तालीमी माहौल को बेहतर करेगा, ये सभी लोगों को पता है। इस संबंध में महागठबंधन सरकार लगातार कार्य कर रही है और मदरसा तालीम को मजबूती प्रदान करने के दृष्टिगत मजबूती देने के लिए हर स्तर पर प्रयास और हर स्तर पर कार्य जारी है। इसी क्रम में कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने मदरसा तालीम को डिग्री कॉलेज तक की व्यवस्था वाला तालीम देने का माहौल बनाने की जो बात कही है, ये मील का पत्थर साबित होगा। प्रभात रंजन जी, आरजेडी ने फुल सपोर्ट कर दिया, बोले भैया हमारी ये तो प्राथमिकता है। लेकिन जब बात यहां पर की जा रही है शिक्षा की कि शिक्षा को बेहतर बनाना है, तो मुझे ये बता दीजिए कि आपने शिक्षा के लिए क्या बड़े फैसले लिए, जरा ये बताइए बिहार की जनता को कि बिहार के लिए आपने शिक्षा के लिए क्या बेहतर फैसले लिए हैं, क्योंकि उनको तो आपने जातिगत जनगणना में लगा रखा है। प्रत्येक पंचायत में कई एक विद्यालय खोला गया, कम से कम एक विद्यालय खोला गया है। और अगर आप प्रखंड स्तर पर देखें तो कम से कम 7 विद्यालय का नया विद्यालय का खोला गया है। और वहां पर शिक्षा व्यवस्था का क्या, कितने छात्रों पर कितने शिक्षक हैं और क्या वहां पर शिक्षक हैं? देखिए, डाटा आप वहां से उठा के ले आइए, डाटा उठाने का काम आपका है, हमारा काम बयान देना है, हमारा काम राजनीतिक बातें करना है। डाटा है इसलिए तो बोल रहे हैं, वो अनुपात हम बता रहे हैं, बताएंगे। हम आपको यह बता रहे हैं, पता होना चाहिए ना सर, सरकार आपकी है, चीजें तो आपको भी पता होनी चाहिए। कितने छात्र, जब आपको हम बता रहे हैं कि पंचायत स्तर पर कितने विद्यालय खुले हैं, नए विद्यालय खोले गए हैं, मेडिकल कॉलेज के बारे में संस्तुति की गई है, लॉ कॉलेज खोले जा रहे हैं, सारा कुछ शिक्षा के लिए ही किया जा रहा है। और शिक्षा ही वह क्षेत्र है जिसके थ्रू हम बिहार को विकास के राह पर ले जा सकते हैं। और इससे फायदा ना सिर्फ बिहार को मिलेगा बल्कि देश को भी मिलेगा। अभी जो शुरुआत दौर में मैं आके कह रहा था कि अल्पसंख्यक विद्यालय में खुलने से फायदा देश को ही होगा या मील का पत्थर साबित होगा। और आपने उस वक्त जो राजनीतिक समीक्षक हमारे मित्र थे, उन्होंने कहा कि नहीं देखिएगा ये दोनों दल आपस में लड़ मरेंगे इस मुद्दे पर। देखिए क्या बात है। चलिए, अभी तो आपने फैसला लिया है ना सर, अभी तो नीतीश कुमार ने बयान दिया है, ठीक है, समर्थन आपको मिल गया आपकी सहयोगी पार्टी का, आगे की स्थिति क्या होगी वो भी सामने होगी। लेकिन जब बार बार नीतीश कुमार ये कहते हैं कि सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की बात है, तो उसके बाद जब वर्ग विशेष तक चीजें सीमित रह जाती हैं, इसी वजह से सवाल उठते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक छोटा सा जवाब सरवर साहब दे दीजिएगा, बिहार का मॉडल आपको मदरसा मॉडल सही लगा, यूपी का मदरसा मॉडल या असम का मदरसा मॉडल, शॉर्ट में बताइएगा। देखिए, बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड पहले ही पूरे भारत में अपने मॉडल का यूपी का सही नहीं है क्या? यूपी और असम का नहीं, यूपी में अभी प्रचारत है योगी जी के बयान के बाद, एक्शन के बाद। अब देखेंगे कि उसमें क्या क्या वहां देखेंगे। यहाँ पहले ही बोल दिया, जबकि अभी कुछ काम नहीं हुआ, यहाँ पहले ही बोल दिया, बहुत अच्छा है। यही चीज बतानी थी यहाँ पर। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया।